हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों नोबल गैस एलिमेंट ग्रुप 18। ग्रुप 18 के बारे में हम कुछ है ना डिस्कशन करेंगे। तो ग्रुप 18 हमारा क्या है बच्चों? नोबल गैस एलिमेंट। कौन 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 से इसमें आपका नोबल गैस एलिमेंट, ठीक है, नोबल गैस एलिमेंट, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डीपली समझेंगे। छोटा सा आपका ग्रुप है, इसका काफी इजी है। तो सबसे पहले इसके एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। एलिमेंट्स आपके कौन कौन से हैं? तो इसमें एलिमेंट्स होंगे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और आपका रेडॉन, ठीक है। ये सारे आपके इसके अंदर क्या होंगे बच्चों? एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब इनिशियली क्या माना गया कि ये कंप्लीटली आपके इनर्ट होते हैं, ये कंप्लीटली आपके क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। लेकिन क्या हुआ कि कुछ कंपाउंड इसके कुछ कंपाउंड की रिएक्टिविटी की वजह से इसको बाद में बोल दिया गया आपका नोबल गैस एलिमेंट, ठीक है। वैसे इनर्ट का मतलब तो किसी के साथ आपका रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन कुछ एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की वजह से इसको बाद में बोला गया नोबल गैस एलिमेंट। तो समझते हैं एक एक करके। due to the fulfilled electronic configuration, we assume that हमने क्या एज्यूम कर लिया बच्चों? हमने एज्यूम कर लिया these gases are chemically inert. These gases are chemically inert. ये सारे के सारे गैसेस आपके क्या है? केमिकली इनर्ट है। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया था बच्चों? इनर्ट गैस एलिमेंट, ठीक है। इसलिए हमने क्या बोल दिया? इनर्ट गैस एलिमेंट, ठीक है। अब देखो बाद में क्या हुआ? It was found that some of these elements have low reactivity and form some compounds और कुछ कंपाउंड्स आपके फॉर्म कर रहे हैं। और कुछ कंपाउंड्स आपके फॉर्म कर रहे हैं। So finally these elements are called as noble gas element। मतलब नोबल गैस एलिमेंट मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे नोबल मेटल होता है आपकी, उसकी रिएक्टिविटी लो होती है, इसी तरीके से नोबल गैस एलिमेंट होता है बच्चों। इसी तरीके से आपका क्या होता है बच्चों? नोबल गैस एलिमेंट। तो थोड़ा इस पॉइंट्स को ध्यान रखो। अब जनरली मैं आपको बताता हूं यहां पर क्रिप्टन और ज़ेनॉन, इसके लिए फॉर्म कंपाउंड, ये आपके कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। यहां पर इसके कंपाउंड्स मिल चुके हैं, ठीक है। ये आपका क्या होता है बच्चों? रेडियो एक्टिव होता है। ये आपका क्या होता है बच्चों? आपका रेडियो एक्टिव होता है। ये बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो। ये वाला आपका क्या होगा बच्चों? रेडियो एक्टिव। अभी तक इनके 9 एक्चुअल कंपाउंड मिले, एक भी कंपाउंड नहीं बने, ठीक है। 9 एक्चुअल कंपाउंड्स अभी तक इसके नहीं मिले, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि नोबल गैस एलिमेंट आपका होता क्या है, ठीक है। शुरुआत में हमने इसको इनर्ट गैस माना गया, लेकिन बाद में इसको हमने क्या बोल दिया बच्चों? नोबल गैस एलिमेंट। नाउ इसके अकरेंस की बात कर लेते हैं। अकरेंस, ठीक है। अकरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अकरेंस में सबसे पहला देख लेते हैं। अब देखो यहां पर कि ड्यू टू द वेरी लो रिएक्टिविटी मतलब रिएक्टिविटी काफी कम होने की वजह से, ड्यू टू द वेरी लो रिएक्टिविटी these elements are formed, these elements are found in nature
फाउंड इन नेचर एज अनकम्बाइंड फॉर्म। अनकम्बाइंड फॉर्म मतलब ये किसी के साथ आपको कंबाइन होके नहीं मिलेंगे, ये आपके कंबाइन किसी के साथ कंबाइन नहीं मिलेंगे। अनकम्बाइंड मोनो एटॉमिक फॉर्म बोल दो। क्या बोल दो बच्चों? अनकम्बाइंड मोनो एटॉमिक फॉर्म। तो इस तरीके से हम बोल सकते हो बच्चों, यहां पर अनकम्बाइंड मोनो एटॉमिक फॉर्म के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे ये सारे एलिमेंट। ठीक है, ये सारे एलिमेंट अनकम्बाइंड मोनो एटॉमिक फॉर्म के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, काफी इजी है, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को समझ में इजीली आ जाएगा। नाउ अब मैं आपको बताता हूं यहां पर द मेन सोर्स ऑफ नोबल गैस एलिमेंट इज एयर। नोबल गैस एलिमेंट का जो आपका मेन सोर्स होता है बच्चों, वो क्या होता है बच्चों? आपका एयर होता है। ठीक है, इन ड्राई एयर कंटेन, ठीक है, अब बता देता हूं, इन ड्राई एयर कंटेन, ड्राई एयर में क्या होता है बच्चों? इन ड्राई एयर कंटेंट ऑलमोस्ट 1% ऑफ नोबल गैस, ऑलमोस्ट 1% ऑफ नोबल गैस मेनली ऑर्गन होता है। उसके अंदर क्या होता है बच्चों? मेनली ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस चीज को समझो कि लो रिएक्टिविटी होने की वजह से ये आपका अनकम्बाइंड मोनो एटॉमिक फॉर्म में होता है। मेन सोर्स ऑफ नोबल गैस एलिमेंट इज वो एयर। इन ड्राई एयर कंटेन 1% ऑफ नोबल गैस मेनली ऑर्गन। ठीक है, आगे देख लेते हैं हीलियम के बारे में। हीलियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नेचुरल गैस। हीलियम, आगे ऑल्सो हीलियम इज प्रेजेंट, ऑल्सो हीलियम में बच्चों हीलियम इज प्रेजेंट इन नेचुरल गैस। ठीक है, ऑल्सो हीलियम इज प्रेजेंट इन नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस में कितना मिल जाएगा बच्चों? 2.7% तक आपको मिल सकता है। 2.7% तक आपको मिल सकता है नेचुरल की गैस में आपको हीलियम। ठीक है, अब देखो यहां पर हीलियम एंड नियोन आर आल्सो फाउंड सम रेडियो एक्टिव। देखो यहां पर हीलियम एंड नियोन आर फाउंड इन सम रेडियोएक्टिव और में भी आपका मिलेगा बच्चों। ये उसका नाम क्या होगा बच्चों? देखो लाइक पिंच ब्लेड में भी मिल जाएगा, या तो आपका किस में मिल जाएगा? इक्लेवाइट में मिल जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, इसमें आपका कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको अकरेंस मैंने लिखा दिया है। कुछ अकरेंस है जो आप ध्यान रखो। एक तो ये आप ध्यान रख लेना, और एक आप ये वाला ध्यान रख लेना। ठीक है, मतलब 3 आपको ध्यान रखने, बस इतना सा ही आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट नोट डाल के, नोट में जो लिखा रहा हूं वो आप समझ सकते हो। नोट आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो नोट में क्या है बच्चों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन इन एयर। देखो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन इन एयर। ठीक है, अगर देखो एयर में प्रेजेंस होगा ऑर्गन, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर हम इसमें हम ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं कि बच्चों यहां पर तो हम इसमें वो एयर के अंदर प्रेजेंट है, एयर के अंदर प्रेजेंस होने की वजह से हम इन सब का क्या कर सकते हैं बच्चों? ड्यू टू द प्रेजेंस इन एयर वी कैन ऑब्टेन
ऑब्टेन noble gas by fractional distillation फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू भी हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम ऐसा बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन इन एज्यूम्ड। ठीक है, अब देखो ऑर्गन का एयर में जो प्रेजेंस होता है वो एक्चुअली किस फॉर्म में होता है? organ presence in air, assume that organ का एयर में प्रेजेंस हम कैसे एज्यूम करते हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर। या आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय पोटेशियम एटम, मतलब पोटेशियम एटम के थ्रू आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर आपका हुआ होगा। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर आपका होता क्या है बच्चों, देख लेते हैं। पहले मैं पोटेशियम एटम के बारे में लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय पोटेशियम एटम। अगर मैंने पोटेशियम एटम लिखा यहां पर K39, ठीक है, और ये 19। ठीक, यहां पर इलेक्ट्रॉन कैप्चर ये हुआ। ठीक है, अब यहां पर क्या बन जाएगा? ऑर्गन 39, 18। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर होने की वजह से ये आपके एयर में प्रेजेंस होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो नोबल गैस को हम किससे ऑब्टेन कर सकते हैं? मैंने लिखा था आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखो क्यों ऐसा, क्योंकि जो यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है N2O2, इन सब में डिफरेंस होता है। इन सब के बॉइलिंग पॉइंट में आपका कहीं ना कहीं आपका डिफरेंस होता है। इसी वजह से हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब देखते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ नोबल गैसेस। देखो अब प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस, तो पूरा रब कर लेते हैं पहले अच्छे से। अब देखो प्रॉपर्टीज में हम लोग वही डिस्कस करेंगे जो पुराने तरीके से आए हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन आयोनाइजेशन वो एनर्जी, देन वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद इलेक्ट्रॉन गेन, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। उस तरीके से हम इसमें डिस्कस करेंगे बच्चों। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर को डिस्कस नहीं करना, क्योंकि यह आपका क्या है बच्चों, नोबल गैस एलिमेंट है, तो इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा आपका वर्कलोड। तो देख लेते हैं बच्चों एक एक करके। प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैस एलिमेंट। नोबल गैस एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे बच्चों? सबसे पहले एटॉमिक प्रॉपर्टी। कौन सी? एटॉमिक प्रॉपर्टी। एटॉमिक प्रॉपर्टी में सबसे पहला आ जाएगा हमारा कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों? देखो यहां पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक है, यहां पर हो जाएगा हीलियम, यहां पर हो जाएगा आपका नियॉन, यहां पर हो जाएगा आपका आर्गन, यहां पर हो जाएगा आपका क्रिप्टॉन, यहां पर हो जाएगा आपका ज़ेनॉन। ठीक है, देखो केवल और केवल एक्सेप्ट हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। ठीक है, एंड all other elements having all other elements। ठीक है, देखो हीलियम को छोड़ के सारे एलिमेंट्स का क्या होगा? NS2 NP6 होगा। ठीक है, अब इसका क्या होगा बच्चों? 2s2 2p6, 3s2 3p6, यहां पर क्या आ जाएगा? 4s2 4p6। 2 मिनट, यहां पर हो जाएगा आपका 3d10, 4s2 4p6, यहां पर 4d10, 5s2 5p6, 5s2 5p6, यहां पर क्या हो जाएगा? 4f14, 5d10, 6s2 6p6।
ये यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे बच्चों, थोड़ा सा काफ़ी इजी है, आप लोग ध्यान दे सकते हैं। आप देखो एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई के पॉइंट में क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर इसको भी हटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। अब देख लेते हैं एटॉमिक रेडियाई। तो अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियाई में क्या होगा बच्चों, ठीक है, अगर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन, अगर डाउन टू ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई वैसे ही इंक्रीज होगी, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई वैसे इंक्रीज होगी बच्चों। अगर मैं बात करूं इन पीरियड, इन पीरियड में क्या होता है बच्चों, नोबल गैस एलिमेंट, नोबल गैस एलिमेंट्स हैव हाईएस्ट एटॉमिक रेडियाई in consideration of van der Waal रेडियाई। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आपका मतलब ये जो नोबल गैस एलिमेंट है वो केवल और केवल क्या बनाता है बच्चों, van der Waal रेडियाई हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, हम इसके लिए केवल और केवल क्या काउंट करते हैं, van der Waal रेडियाई। और जैसा आप जानते हो कि van der Waal रेडियाई का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू मेटालिक रेडियाई, और सबसे छोटा होगा कोवेलेंट रेडियाई का साइज। तो इस तरीके से हमारा साइज का ऑर्डर होता है। तो van der Waal रेडियाई का साइज ज्यादा होने की वजह से अपने पीरियड में, अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में, ठीक है, इन रेस्पेक्टिव पीरियड, ठीक है, अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में नोबल गैस एलिमेंट का आपका रेडियाई काफी ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है रेडियाई इसका। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब आयोनाइजेशन एनर्जी, अब देखो इसमें आयोनाइजेशन वो एनर्जी का डिस्कस करने वाली कोई बात ही नहीं है, तो आप लोग जानते हो, देख सकते हो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो क्या बोल सकते हो, ड्यू टू द fulfilled electronic configuration, मतलब ज्यादा, मतलब पूरा भरा हुआ अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी इज सो हाई, वो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, फुल फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे बच्चों, वो हाईली क्या हो जाएंगे बच्चों, हाईली स्टेबल हो जाएंगे। और हाईली स्टेबल होने की वजह से देयर आर नो एनी टेंडेंसी, these element has no tendency to remove electron, तो इसकी आयोनाइजेशन वो एनर्जी सबसे ज्यादा हाई होती है। अब इसमें अगर मैं बात करूं, when we move to the down to the group, when we move down to the group, ionization energy will decrease, आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज होती है। ये तो सिंपल था आपका फंडामेंटल। तो ये आयोनाइजेशन वो एनर्जी के बारे में हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टर्म बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका क्या होता है, सिंपली आप लोग बोल सकते हो बच्चों यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करने की टेंडेंसी। देखो यहाँ पर due to the fulfilled configuration, it has a negative value of
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका नेगेटिव होगा क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ माइनस ऑफ ईए होता है। अब ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव तो प्लस ईए हो, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी, ये वाली आपकी हो जाएगी एंडोथर्मिक, मतलब इसमें हमको एंडोथर्मिक फिनोमिना लगेगा और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कि क्या होती है, सबसे ज्यादा कम होती है, सबसे ज्यादा कम होगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू का मतलब सबसे ज्यादा कम होगी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एंडोथर्मिक फिनोमिना होता है बच्चों, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझे। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा। अब देखो, जब ये आपका रिएक्टिव ही नहीं है, ध्यान से समझना है, जब ये एलिमेंट आपके रिएक्टिव ही नहीं है, किसी के साथ बॉन्ड बनाते ही नहीं है, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालना बहुत मुश्किल है। सो नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ की प्रेजेंट है, जैसे जेनॉन की प्रेजेंट है, लेकिन हमको उससे कोई उतना मतलब नहीं है। आप देख सकते हो जेनॉन का कितना है आपका एनसीईआरटी में, लेकिन हम जनरली पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू नहीं होगी। क्यों? ड्यू टू द, यहां पर समझ लेना, ड्यू टू वेरी लो रिएक्टिविटी, दिस इज द रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, ये काफी इजी था, काफी सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बच्चों इन सब का, नोबल गैस एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो जब हम नोबल गैस एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेंगे तो आपको फिर समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैस एलिमेंट, नोबल गैस एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या क्या होगी उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, देखो यहां पर ऑल नोबल गैस एलिमेंट्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, मतलब जितने भी नोबल गैस एलिमेंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कलरलेस और ऑर्डरलेस। ठीक है, सेकंड होगा वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ऐसा बोला गया है, वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में काफी कम आपके सॉल्युबल होंगे। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है बच्चों, वेरी लो होता है। ठीक है, अब वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से क्या होगा, थर्ड वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, सारे के सारे ग्रुप के एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा बच्चों, वेरी लो होगा। अप्रोक्सीमेट आपका कितना, 4.2 केल्विन। ठीक है, 4.2 केल्विन होता है बच्चों। ठीक है, और जनरली 4.2 केल्विन तो आपका हीलियम का होता है, जनरली हीलियम का नॉन होता है, हीलियम का कितना होता है, 4.2 केल्विन। हीलियम का 4.2 सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है वो केवल और केवल आपका कौन सा बच्चों, हीलियम है। ठीक है, हीलियम आपका सबसे लोएस्ट टेम्परेचर वाला है। ठीक है, सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से हीलियम का इट यूज्ड टू क्रिएट, इसको हम किस वजह से क्रिएट करते हैं, वेरी लो टेम्परेचर। इट यूज्ड टू क्रिएट वेरी लो टेम्परेचर बनाने के लिए हम इसका करते हैं यूज। एंड यहां पर हीलियम का जब इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है तो क्या इसका लिक्विफिकेशन वो इजिली है, तो हीलियम कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजिली, हीलियम कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजिली, हीलियम को हम लिक्विफाइड इजिली नहीं कर सकते। तो ये तो मैंने आपको कुछ बता दिए। अब नेक्स्ट
यहां पर देख लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम एक एक करके ध्यान से समझेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो बच्चों, यहां पर आपके कुछ एलिमेंट्स के कंपाउंड्स आपके मिल चुके हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स के आप लोगों के यहां पर कंपाउंड्स फॉर्म हो चुके हैं केमिकल में, तो आपको समझ में आने लग जाएंगे धीरे धीरे। तो अगर मैं बात करूं यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज आपका क्या होगा बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैस एलिमेंट। नोबल गैस एलिमेंट देखो यहां पर नोबल गैस एलिमेंट का अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूंगा, तो आप लोग जानते हो बच्चों कि नोबल गैस एलिमेंट आपका इनर्ट होता है ड्यू टू द फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहां पर एलिमेंट में सबसे पहला तो आपका फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सेकंड, वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे? वेरी हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वेरी हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नॉट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू इज जीरो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज वैल्यू इज जीरो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या है? नो टेंडेंसी टू लूज एंड गेन इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पर कि इनिशियली आपका जो क्या होता है कि यहां पर इनिशियली देखो इनिशियली नोबल गैस एलिमेंट assumed as inert। हमको इनिशियली क्या मैंने माना था? नोबल गैस एलिमेंट को इनर्ट के फॉर्म में। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही हमारा यहां पर समझना, जैसे ही हमारा यहां पर मिला कंपाउंड को, कौन कौन से? PCl5, SF6, वो IF7। जैसे ही हमारा, आप ध्यान से समझना, मैं आपको वो ड्रॉ बना के, मतलब मैं आपको फ्लोचार्ट बना के बता रहा हूं, तब उसको ध्यान से समझ लेना, आपको जल्दी याद हो जाएगा। जैसे ही हमको मिला यहां पर ध्यान से PCl5, SF6 और IF7, ठीक है, ये सारे एलिमेंट हमको मिले। जब ये सारे एलिमेंट मिले तो हमको एक चीज जानने को मिला कि इसके ऑक्टेट एक्सपांड हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जांपल ऑफ किसके? एक्सपांडेड ऑक्टेट के, एक्सपांडेड ऑक्टेट के, मतलब अपने ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है। एक्सपांडेड ऑक्टेट मतलब अपने ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एक्सपांडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट एक्सपांडेड हो सकता है। जैसे ही हमको ये जानने में आया, वैसे ही हम इसमें फिर इसके बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि नोबल गैस एलिमेंट आपके कुछ ना कुछ कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रख सकता है। So we can say that noble gas element can form, noble gas elements can form compounds, ठीक है। हम ऐसा मान लिया। अभी देखो, अगर देखो PCl5 है, यहां पर इसके वैलेंस शेल में इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2l है, इसके कितने 14 है। हाँ, तो इस तरीके से यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन का एक्सपांडेड ऑक्टेट वाला सिस्टम भी बन सकता है। तो हमने ऐसा एज्यूम किया हुआ है, दीज आर एज्यूम, ये मैंने एज्यूम कर लिया, सोच लिया कि ऐसा हो सकता है। फिर आगे इसको नील बाल्टर नाम के साइंटिस्ट ने इसको आगे और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो आप समझते हैं। नील बाल्टर ने थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया, और इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वहां पर कंपाउंड भी हमको मिला। तो देख लेते हैं नील बाल्टर का एक्सप्लेनेशन क्या है। तो देखो यहां पर ठीक है, नील बर्लेट, हाँ, साइंटिस्ट का नाम क्या होगा? नील बाल्टर ने होगा। नील बर्लेट फॉर्म्ड अ रेड कंपाउंड। नील बर्लेट, इसने क्या किया? एक रेड कंपाउंड बनाया,
इसने क्या किया बच्चों, एक रेड कंपाउंड बनाया। ठीक है, रेड कंपाउंड बनाया। अब रेड कंपाउंड कैसे रिएक्शन से बनाया, मैं आपको सिंपल लिखा था। देखो O2 की रिएक्शन इसने O2 की रिएक्शन इसने किसके साथ कराई, PTF6 के साथ कराई। तो PTF6 के साथ कराने पर O2 प्लस PTF6 माइनस, ये इसने रेड कलर का कंपाउंड बनाया। क्या बनाया, रेड कलर कंपाउंड बनाया, रेड कलर कंपाउंड बनाया। अब ये यहां पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। कौन सा ऑक्सीजन है बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। बात को ध्यान से समझना, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। अब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी आपका यहां पर O2 प्लस में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब जब नील बार्बलेट ने देखा कि जेनॉन एंड O2 दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी अप्रोक्सीमेट इक्वल है। दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बच्चों, सिमिलर है। ठीक है, और दोनों का रेडियाई भी क्या होगा बच्चों, रेडियाई ऑफ जेनॉन भी सिमिलर टू रेडियाई ऑफ मॉलिक्यूलर O2 की बात कर रहा हूं, केवल O की बात नहीं कर रहा, मॉलिक्यूलर O2 की, ये भी सिमिलर है। तो उसने ऐसा उसने थोड़ा सा सोचा कि अगर मैंने यहां पर X2 रख दिया तो X2 के साथ भी कंपाउंड बनाएगा, X के साथ भी कंपाउंड बना लेगा। जब O2 के साथ बनाया तो क्योंकि O2 की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, काफी हाई होती है, और वो आयोनाइजेशन एनर्जी किसके पास है, जेनॉन के पास है। तो उसने क्या किया कि जेनॉन की रिएक्शन PTF6 के साथ कराया ना, उसने बना दिया। आप देखो PT प्लस F6 माइनस, ये कंपाउंड बनाया, जो कि आपके कौन से कलर का था बच्चों, ये आपका ऑरेंज कलर का कंपाउंड। ठीक है, तो ये यहां से हमको ऑरेंज कलर का कंपाउंड मिल गया, तभी हमको पता पड़ा ऑरेंज कलर कंपाउंड। अब यहीं से हमको पता पड़ गया कि आपका क्या होता है कि नोबल गैस एलिमेंट कुछ ना कुछ कंपाउंड को रखते हैं। सबसे पहला कंपाउंड को निकालने वाला कौन सा था, नील बर्लेट था जिन्होंने निकाला। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप लोग एक बार कम से कम प्लीज VSEPR थ्योरी पर पढ़ लेना। कल के लेक्चर में मैं आपको इसके कंपाउंड्स के बारे में बता दूंगा, जो कि छोटा सा ही है बच्चों, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन में हम पढ़ लेंगे बच्चों यहां पर जेनॉन फ्लोराइड। ठीक है, जेनॉन फ्लोराइड के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, जेनॉन फ्लोराइड कौन कौन से, XeF2, XeF4, XeF6। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे जेनॉन ऑक्साइड XeO3, और फिर हम पढ़ेंगे जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। ठीक है, तीनों काफी सिंपल है, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएंगे। XeOF2 या फिर XeO2F, XeO2F2 होगा, XeO2F2 होगा, या फिर F4। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों। यहां पर हम 3 कंपाउंड्स के बारे में कल थोड़ा सा स्टडी करेंगे। 20 से 25 मिनट्स में खत्म आपका ये हो जाएगा इजीली। तो ये काफी इजी चैप्टर है, आप लोग इसको एक बार पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और कल से ही हम स्टार्ट करेंगे कौन सा बच्चों, आप लोगों का डी ब्लॉक एलिमेंट हम स्टार्ट करेंगे कल से ही। ठीक है, कल से ही हम क्या स्टार्ट करने वाले बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये रिएक्शन आप लोगों को याद होनी चाहिए। जितना ज्यादा याद करोगे, जितना ज्यादा रिएक्शन को पढ़ोगे, उतना ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा बच्चों। तो ठीक है, तो एक बार आप इस रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लो। और इसमें ज्यादा बड़ा आपका रॉकेट साइंस नहीं है। कभी कभी ये वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बस ये वाले क्वेश्चन पूछ लेंगे, वहां आपको तकलीफ हो सकती है, वरना आपको इसके किसी भी पॉइंट में तकलीफ नहीं हो सकती। और खास तौर से कल आप लोग एक बार VSEPR थ्योरी पढ़ लेना। कौन सी थ्योरी, VSEPR थ्योरी कल आप लोग एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कल मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तब आपको VSEPR थ्योरी की जरूरत पड़ेगी बच्चों।
ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।